नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला एंड पाठशाला रेलवे एग्जाम में। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ और क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आ गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर राम ठाकुर या फिर डॉक्टर शशि त्यागी। इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो करंट अफेयर का मॉडल है वापस से जो है बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैंने पुराने ही ढर्रे पे डाल दिया है कि पहले हम पहले डिटेल देखेंगे, पहले समरी देखेंगे न्यूज़ की, उसके बाद आखिरी में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो सेशन है इसको मैं और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका जो वनडे एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होती है उसमें ये करंट अफेयर काफ़ी आपको जो है मदद पहुंचाए। मैं इसको थोड़ा ब्रीफ भी रख रहा हूं ताकि आप जो है करंट अफेयर के बहुत इन डेप्थ में मत जाइए। अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसके बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जो इन डेप्थ डिस्कस करने पड़ते हैं। तो हम जो प्रिपेयर आपको करा रहे हैं वो इसलिए प्रिपेयर करा रहे हैं कि आप अगर वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों आपका इस करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। और पीसीएस, अगर स्टेट पीसीएस की बात करें तो एक हद तक वो भी कवर हो जाएगा, लेकिन सिविल सर्विसेज की बात करें तो करंट अफेयर में थोड़ा इन डेप्थ डिस्कशन उसके लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप एक सुटेबल चैनल फाइंड आउट कीजिए इस चैनल के बजाय। ये वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड है और वनडे सारा एग्ज़ाम जो है वो इससे कवर हो जाएगा। दिन की शुरुआत हम हमेशा करते हैं। दिन की शुरुआत में हमने कुछ बदलाव जो है वापस आप लोगों की रिकमेंडेशन में किया है। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क, ये थॉमस एडिशन के सब थे कि हार्ड वर्क का कोई सा भी सब्सटीट्यूट नहीं होता है। आज के समय में एक बात आपको ध्यान रखना है कि हार्ड वर्क आपको करना होता है बट थोड़ा स्मार्टली करना होता है। कई बार क्या होता है, जैसे अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और करंट अफेयर इस तरीके से पढ़ रहे हो कि नहीं आप इन डेप्थ घुसते चले जा रहे हो, तो वो कहते हैं ना कि वो टाइम जो है वो हार्ड वर्क तो हो रहा है पर स्मार्ट नहीं है, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में इन डेप्थ नहीं चाहिए होता है। तो मेक श्योर कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन ना कर रहे हो तो बहुत इन डेप्थ करंट अफेयर के ना जाएँ, क्योंकि वो समय निकाल के आपको मैथ, इंग्लिश या जीएस के बाकी सब्जेक्ट पे देना रहता है और एग्ज़ाम का जो समय होता है वो बहुत कम होता है। तो मैं आपका जो करंट अफेयर है वो इस तरीके से रख रहा हूँ कि वनडे एग्ज़ाम में जो है आपको ये बहुत मदद कर पाए। तो हम वापस से पुराने ढर्रे की तरफ चलते हैं। पहले हम न्यूज़ कवर करेंगे, उसके बाद आखिरी में हम एमसीक्यू देखेंगे और वन लाइनर मैं आने वाले दिनों में, मतलब अगले वाले डे से फिर से वन लाइनर भी इंट्रोड्यूस कर लूँगा। आज हमने सिर्फ न्यूज़ और एमसीक्यू का फॉर्मेट रखा है, एमसीक्यू आखिरी में डिस्कस करेंगे। पहला न्यूज़ है एमसीआई कोर्स। एमसीआई था क्या? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था। नाम याद रखिएगा, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, ये चला गया। इसकी जगह ले है एनएमसी ले जो है नेशनल मेडिकल कमीशन ने, ये जो है नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो है इसका चार्ज ले लिया। तो 25 सितंबर 2020 से देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आ गया है। अब इस आयोग में सदस्य बनाए गए, इस आयोग में 33 सदस्य हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अगर हम बात करें एनएमसी की, इसकी स्थापना मुख्य शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक सरकारी कदम के रूप में की गई है। और ये जो आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है ये गया क्यों है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1934 से जो है हमारे देश में था। एक्चुअली इसमें भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लग रहे थे, तो भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए जो है ये आपकी जो एमसीआई है इसको हटा दिया गया। इसकी जगह जो है नया एक कमीशन गठित किया गया, नेशनल मेडिकल कमीशन जिसको बोल रहे हैं, जिसमें 33 सदस्य रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, पहले तो फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, नेशनल मेडिकल जो है कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन, इसमें 33 सदस्य हैं। और एमसीआई के विषय में अगर पूरा नाम तो आएगा नहीं, लेकिन एमसीआई के विषय में अगर थोड़ा सा डिटेल अगर आप याद रख सकते हैं तो 1934 में जो है भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1933, ये एक अधिनियम था, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1933, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो है मुख्य कार्य चिकित्सा में जो योग्यता को है, वो जितनी भी चिकित्सा में काम करने वाले लोग हैं उनके योग्य लोगों को देख के, इंस्टीट्यूट को लेके, अलग अलग चीज़ों को देख के ये पैरामीटर तय करती है कि उनको मान्यता कैसे दिया जाएगा। ठीक है। और जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में था। तो अभी इसको बदल के क्या काम कर दिया गया, इसको बदल के जो है नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया गया है, जिसमें 33 सदस्य हैं। तो दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के ईएनटी विभाग के पूर्व प्रमुख जो है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी को क्या किया गया है, 3 वर्ष के लिए आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनएमसी के अध्यक्ष कौन है। एक तो 33 नंबर याद रखेंगे, 33 जो है सदस्य हैं और इसके जो
इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी है, 3 साल के लिए इनको बनाया गया है। तो ये कुछ डेटा है जो आपको एनएमसी से रिलेटेड है। अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का एनएमसी का बेसिकली जो है काम क्या होने वाला है, ये 4 अलग स्वास्थ्य बोर्ड इसमें जो है शामिल किए गए हैं। एक तो है स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड और स्नातकोत्तर। अब स्नातकोत्तर ये आप ऐसे समझिए कि इंग्लिश में थोड़ा ये शब्द प्रोनाउंशिएट करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल के जो लोग होते हैं, ये बेसिकली उनके लिए अलग अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, एक बोर्ड बनाया गया है। चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड एक साथ में इसी में बनाया गया है। इसमें एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनाया गया। तो 4 डिपार्टमेंट इसमें बांटे गए हैं। जो काम कर रही थी अभी तक जो है आपकी एमसीआई, वही काम एक बेहतर तरीके से अब आपका क्या करेगी, एनएमसी करेगी। तो इनका काम क्या था कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे उनको चुनना, पैरामीटर सेट करना और उनको मान्यता देना। तो उसी चीज़ को लेके आपका जो काम करने वाली है वो आपका काम करने वाली है अब एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो इनका काम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और इम्प्रूव की जा रही है, क्योंकि जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं, करप्शन के चार्जेस की वजह से उसको हटाया गया है। अब मतलब पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही ऐसा माना जा रहा था कि वो करप्ट है, तो पूरी तरीके से जो है भंग कर दिया गया। उसकी जगह जो है नया कमीशन बनाया गया है, 33 सदस्यों की जो है टीम बनाई गई है। काम उनका पुराना ही काम है। मेडिकल लाइन में आपके जो भी आपके इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी और काम होते हैं, तो इनको क्या करती है, ये पैरामीटर डिसाइड करती है कि मान्यता किसको देना है, किसको नहीं देना है। और अब जो है नया जब कमीशन आएगा तो उसमें कुछ नए नए परिवर्तन भी आएंगे जो आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दिन की जो अगली खबर है, दिन की अगली खबर है जेनिफर अवार्ड को लेके। तो मलयालम साहित्य के मशहूर कवि अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी, ये याद रखिएगा, अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी ये इनका नाम है, और ये मलयालम के जो साहित्य के मशहूर कवि हैं, ठीक है। इनको केरल के कुमारानुल्लर जिले में स्थित जो है उनके आवास पर आयोजित किए गए एक विशेष कार्यक्रम में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जनपद अवार्ड भी बोलते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड भी बोलते हैं इसको, इससे सम्मानित किया गया है। ये हमारे जो है अकित्तम अच्युतन साहब जी हैं, और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार का 55वां संस्करण था। अब एक बात और समझिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ जो है न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला है सर्वोच्च पुरस्कार है। तो जो भारतीय साहित्य में अच्छा काम करते, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, ये हमारी भारतीय ज्ञानपीठ जो है न्यास जो देती है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, जनपद अवार्ड जो होती है, ये सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार है। और इसमें होता क्या है, 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ये आपके एग्जाम में आता है कि इसमें क्या क्या और दी जाती है। तो 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साथ में ही जो है एक बागदेवी की कांसे की प्रतिमा दी जाती है। आपने देखा होगा एक इस तरीके की कांसे की प्रतिमा, एक ऐसे लेडी जो हल्की सी मुड़ी होती है, ऐसे कांसे की प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर दिया जाता है, और ये जो है महाशय जी हैं। और जनपद अवार्ड बड़ा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये बड़ा है, साहित्य के क्षेत्र में 55वां संस्करण रहा हुआ है। तो मलयालम साहित्य के मशहूर कवि, कहाँ के, मलयालम के जो है मशहूर कवि हैं अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी। ये नाम याद होना चाहिए कायदे से, नाम भी थोड़ा अटपटा है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी। इसके बाद दिन का अगला जो क्वेश्चन है, उसके पहले हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी को एक अवार्ड मिला था जो है आईजी नोबेल प्राइज़ 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन के लिए मिला था। और बेसिकली ये कोविड-19 से लड़ने के लिए दिया गया था। जो भी राजनेता हैं, मतलब कोविड-19 से मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 से लड़ाई हमारे साइंटिस्ट लोग वैक्सीन बना के लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन राजनेताओं का काम क्या होता है कि जागरूकता फैलाना। तो मोदी जी ने लॉकडाउन लगा के पूरा हमारे देश भर में इस जागरूकता अभियान को और नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इस वजह से इनको इस सम्मान से आईजी नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। मार्गरेट एटवुड की बात करें तो ये इन्हें अवार्ड मिला है 2020 का डाइटन लिटरली पीस प्राइज़ जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये आप याद रख सकते हैं, लास्ट वाली क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिवीजन, क्विक रिवीजन हो जाएगा। और जैसा कि आपने बोला था कि सर पुराने फैक्ट भी साथ में लेते चलिएगा, तो पुराने फैक्ट अभी क्या है कि मैंने करंट अफेयर नया नया आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो करंट अफेयर में बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो भी नया नया मेरे सामने आ रहा है, तो रिटेन कर पाना इम्पॉसिबल होता है। तो डेटा मैं आपके सामने लेके आता हूँ पीपीटी में, ताकि मैं आपको एक बार रिवाइज करा पाऊँ। जैसे जैसे करंट अफेयर की क्लासेस मैं आप लोगों के साथ लेता चला जाऊँगा, वैसे वैसे डेटा हमें काफ़ी याद होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं डेटा खुद ही आपको जो है ऑन स्क्रीन बताता हुआ चलूँगा। पर मैं अभी आपके रिविजन के लिए डेटा आपके साथ में लेके चल रहा हूँ। अब देखो, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है किसके बीच में, बिटवीन जापान एंड इंडिया। और ये अक्सर करके होती है मैरीटाइम एक्सरसाइज बायलैटरल बिटवीन जापान एंड इंडिया। जिमेक्स नाम दिया है, जिमेक्स 20।
इस एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है जीमैक्स एक्सरसाइज किसके बीच में हुआ है, तो ये हुआ है जापान और इंडिया के बीच में। और ये 29 सितंबर को बेसिकली स्टार्ट होने वाला है। फिर से ये आपका जो है एक्सरसाइज है, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मरीन की एक्सरसाइज है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये मरीन है, तो मरीन की एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, औकात नापने की कोशिश होती है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, तो हम एक दूसरे देश को जो है, जो भी साथ में हम जिसके साथ एक्सरसाइज करते हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं और अपनी अपनी औकात नापने की कोशिश करते हैं और एक रणनीति बनाते हैं कि हम किस तरीके से अपने जो है औजारों में जो सक्षम है। तो भारतीय जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स का चौथा संस्करण, जो भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल, भारत की नौसेना के साथ और जापान की क्या नाम दिया गया, समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF के बीच द्विवार्षिक रूप से 26 से 28 सितंबर तक उत्तर अरब सागर में आयोजित होना है। कहाँ पे होना है, उत्तर अरब सागर में आयोजित होना है। सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ जीमैक्स अभ्यासों की श्रृंखला का शुभारंभ जनवरी 2012 में किया गया था। एक्चुअली ये जो जीमैक्स है, ये 2012 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया था, जनवरी 2012 में स्टार्ट किया गया था। जीमैक्स का पिछला जो संस्करण अक्टूबर 2018 में भारत के विशाखापट्टनम तट पर आयोजित किया गया था। जो पिछले साल की बात हो रही है, अभी पिछले साल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अभी सिर्फ इस बार का पूछा जाएगा। तो जीमैक्स 20 जापान और इंडिया के बीच में इस बार कंडक्ट हो रहा है। अब इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जापान का आ गया तो जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो होती है, करेंसी जापानी येन होती है, हमें याद है। और PM अगर बात करें तो योशिहिदे सुगा, ये अभी नए नए अपॉइंट हुए हैं और पार्टी का नाम जो है इनका लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसके पहले के PM का जो है नाम भी शिंजो आबे है। ये अभी हाल ही में जो है क्या हुए हैं, अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इनको पद से जो है इस्तीफा देना पड़ा है। उसके बाद जो है इनका प्लेस लिया है योशिहिदे सुगा ने। और रशिया इससे पहले रशिया के साथ हमारा जॉइंट एक्सरसाइज हुआ था। तो रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल है, प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन है और PM यहाँ के मिखाइल मिशुस्तिन है। और इसके बाद अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो वहाँ के प्रेसिडेंट आपको आप पता है डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। कैपिटल जो है वाशिंगटन DC। ये थोड़ा सा डेटा है, साथ में याद करते चले। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, राजधानी जो है कैनबरा है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है, गवर्नर यहाँ पे जनरल डेविड हार्ले हैं, करेंसी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है, लार्जेस्ट सिटी यहाँ की सिडनी है। ये कुछ डेटा है मैंने रिविजन के लिए लिया है, ताकि ये जो मेजर सिटीज़ हैं इनके डेटा आपको कंटिन्यूसली याद रहता चले। ये रिविजन हम करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा। अब KVIC अपॉइंटेड फैशन आइकॉन सुनील सेठी एज एडवाइज़र। सुनील सेठी को क्या किया गया है, सुनील सेठी नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग हमारा KVIC, ये क्या है, खादी और ग्रामोद्योग, खादी वस्त्र से रिलेटेड जो हमारा उद्योग आता है उनको जो है हम बोलते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग, KVIC। इससे रिलेटेड आयोग है खादी इंडस्ट्री से। मेरे पापा भी बहुत जो है खादी से बने हुए कपड़े, सूती कपड़ों से बना जो होता है ना, उसे बहुत पसंद करते हैं। एक अलग टाइप का जो है खादी कपड़े एक अलग तरीके से आते हैं। तो ये पूरा का पूरा उद्योग से रिलेटेड एक जो है आयोग है, ठीक है। तो इन्होंने जानी मानी हस्ती सुनील सेठी को जो है अपना सलाहकार नियुक्त किया है। सेठी भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ साथ तैयार कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिज़ाइनों के बारे में आयोग को सलाह देंगे। सेठी जी का काम क्या होता है, सेठी जी का काम यही होता है कि जो नई अलग अलग तरीके की डिज़ाइन ना, उससे रिलेटेड वो सलाह देने वाले हैं। और सेठी जी की नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। इससे पहले प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर सुश्री रितु बेरी KVIC के सलाहकार थे। देखो इसके पहले जो थे वो थे रितु बेरी, और इनका काम क्या रहता है, ये सलाहकार है। तो डिज़ाइन को लेके जो है किस तरीके के कपड़े सूट करेंगे, किसके ऊपर सूट करेंगे, किस तरीके के कपड़े बनाना चाहिए, पर्सनालिटी पे कौन सा जज करेगा, तो ये सारे लोग ये काम करते हैं। तो इनका जो बेसिक रोल है वो यही है, एक तरीके से एडवाइजरी है, एक तरीके से सलाह देते रहते हैं कि किस तरीके का, जैसे आप देख रहे हैं फिगर में, तो ये खादी एक अलग तरीके का आपका जो है उद्योगी होता है। और खादी कपड़े यार, इनकी बात भी और इनकी रंगबाजी भी अलग होती है। तो इनका मेन रोल यही है कि किस तरीके की पर्सनालिटी पे किस तरीके की जो है चीज़ें सूट करेगी, इन सब चीज़ों को लेके एडवाइस देना। तो नाम जो है सुनील सेठी का याद रखेंगे। और पुराना अगर हम बात करें इससे पहले, तो रितु बेरी का नाम आया है। इससे पहले KVIC के जो है जो क्या कहते हैं कि सलाहकार थे। अब बात कर रहे हैं केरला टूरिज्म की। तो इन्होंने क्या है, ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन, इनका जो है क्या कहते हैं कि एक कैंपेन था जिसका नाम था ह्यूमन बाय नेचर। क्या नाम था, ह्यूमन बाय नेचर। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, कैंपेन है, इन्होंने जीता है पाटा ग्रांड अवार्ड। पाटा ग्रांड अवार्ड 2020 पाटा ग्रांड अवार्ड हम डिस्कस करेंगे अभी पाटा ग्रांड अवार्ड को लेके। तो केरल के पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित ह्यूमन बाय नेचर
ह्यूमन बाई नेचर, जैसा कि नाम है कि हम नेचर से ह्यूमन है, ये उन्होंने क्या काम किया था, एक अभियान चलाया था। इस अभियान ने पाटा ग्रैंड अवार्ड में 2020 में से तीन अवार्ड्स बेसिकली दिए गए हैं, 3 में से 1 अवार्ड जो है इन लोगों ने जीता है। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, पाटा ग्रैंड, ये मैं नाम बता रहा हूँ, पाटा का फुल फॉर्म पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन मतलब पैसिफिक रीजन में, एशिया रीजन में ट्रैवल को लेके एक एसोसिएशन है, उससे रिलेटेड ये अवार्ड 2020 का। तो इसमें जो अवार्ड है, केरल का एक अभियान था और ये अभियान का नाम है ह्यूमन नेचर। ये बहुत ज़्यादा जो है प्रशंसित रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है। तो इस अभियान ने बेसिकली जो है क्या किया है, ये अवार्ड जीता है, पाटा ग्रैंड अवार्ड। तो पाटा का फुल फॉर्म मैंने बताया पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। अब इसका काम क्या रहता है, बेसिकली ये जो एसोसिएशंस होते हैं, जैसा कि नाम है पैसिफिक एशिया ट्रैवल, तो इनका काम क्या है कि पैसिफिक और एशिया रीजन में ट्रैवल को प्रमोट करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, उसे बेहतर बनाना और बेहतर बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करना। तो अलग अलग तरीके से इनका काम रहता है। तो भाई जो केरल है, केरल का जो पर्यटन है, तो इन्होंने एक अभियान चलाया था ह्यूमन बाई नेचर। ये अभियान बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था और इसने जो है क्या किया है, इसने ये अवार्ड जीता है। तो बेसिकली बीजिंग चीन में एक आभासी प्रस्तुति के साथ, आजकल सब कुछ डिजिटल चल रहा है, पहले तो ये समझो कि आजकल जितनी मीटिंग हो रही सब डिजिटल चल रही। तो चीन की बीजिंग में क्या हुआ था, एक आभासी प्रस्तुति मतलब डिजिटल मीटिंग समारोह के दौरान पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। इस पुरस्कार ने अभियान के विपणन की मान्यता दी है। अब यहाँ पे अभियान के विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है। विपणन मुझे कई बार क्या होता है कि हिंदी में समझ में नहीं आता, लेकिन अंग्रेजी में मार्केटिंग सब बहुत सही से समझ में आता है, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। आप लोग भी समझ रहे होंगे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, ये मार्केटिंग शब्द बड़ा मेरे दिल के करीब है। तो इस पुरस्कार ने जो है अभियान के मार्केटिंग को मान्यता दी है और जिससे राज्य के पर्यटन उद्योग को भारी प्रोत्साहन मिला है। अब इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने जो ह्यूमन बाई नेचर कैंपेन चलाया था, तो ये मार्केटिंग की एक बहुत सही और सटीक तरीके से जो है स्ट्रेटजी बनाई थी इन्होंने, और ये बहुत हिट भी रहा था। इससे क्या हुआ था कि जो राज्य में, केरल राज्य में कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि हर इंडस्ट्री हैम्पर हो रखी है, तो इससे काफ़ी जो है फ़ायदा मिला था। इसी वजह से ये ज़्यादा चर्चित था और इसी वजह से इसको अवार्ड दिया गया। क्या होता है कि जब भी इस तरीके का एसोसिएशन बनता है तो अवार्ड्स इसलिए बनाए जाते हैं कि जो लोग उस फील्ड में बेहतर काम कर रहे हैं उनको कम से कम सम्मान दिया जा सके। तो ह्यूमन बाई नेचर जो ये अभियान रहा है केरल पर्यटन का, इसने जो है अपने वैल्यूएबल काम के लिए इस अभियान की मार्केटिंग की वजह से जो केरल में उन्होंने पर्यटन पे बेहतर काम किया, इसके लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 में से 1 ठो जीत लिया और 1 ठो जीत लिया है, मतलब बड़ी बात है। तो थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, एमएसएमई की बात करते हैं। एमएसएमई मिडिल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात होती है एमएसएमई में। तो सरकार ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, इसमें सूक्ष्म आ गया, लघु आ गया, मध्यम उद्योगों के लिए ठोस रणनीति तैयार करने के लिए 5 कार्यबलों को गठन किया है। 5 कार्यबलों को गठन किया गया है ताकि हम जो हमारा छोटा उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, मध्यम उद्योग और इसके लिए बेहतर रणनीति तैयार कर सके। तो 5 कार्यबलों का गठन किया गया। यह कार्यबल 1 महीने के लिए काम करेगा। इनका कब्ज कितने दिन के लिए, 1 मंथ के लिए है और इसका उद्देश्य ये देखना है कि भारत एक वैश्विक विनिर्माण मतलब प्रोडक्शन का केंद्र बन सके और दुनिया में एक प्रमुख निर्यातक भी बन सके। अभी क्या होता है कि कई सारी चीज़ें हम भारत में आयात करते हैं और जो हमारे देश का विज़न है वो ये विज़न है कि हम यहाँ पे इतना प्रोडक्ट बनाएं कि हम सप्लाई करें, हम आयात ना करें, हम निर्यात करें। तो ये कार्यबल का मेन जो काम है, 5 कार्यबलों का मेन काम है अलग अलग हमारी इंडस्ट्री के सेगमेंट में घुस के मॉनिटर करना और मॉनिटर करके ये इंश्योर करना कि हमारा जो अगला स्टेप होने वाला है उस स्टेप में हम इस तरीके से काम कर सके कि हम प्रोडक्शन हब बन सके, इंडिया में हर चीज़ प्रोड्यूस किया जा सके, हम निर्यात ज़्यादा करें, आयात कम हो। तो अब इसमें से 5 कार्यबल जो है पहचाने गए 5 क्षेत्रों में और एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र है। अगर हम पहले क्षेत्र की बात करें तो उद्योग 4.0 ये नाम दिया गया है, उद्योग 4.0। अब उद्योग 4.0 को समझो क्या है। इसमें क्या होने वाला है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI का इस्तेमाल होने वाला है, 3D का इस्तेमाल होना है और वर्चुअल रियलिटी की बात हो रही है। वर्चुअल रियलिटी में ऐसे समझो कि जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और वर्चुअल रियलिटी तो ये हो जाएगी कि मैं यहाँ से पढ़ाऊँ और आपके घर में आपके स्क्रीन से बाहर निकल के आपको साफ साफ दिखाई दूँ। तो इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी कैसे बिल्ड की जा सकती है। तो पहला जो काम है उद्योग जो है 4.0 में, उसमें AI का, 3D का
और वर्चुअल रियलिटी जैसे आयाम इसमें शामिल किए गए हैं। और ये जो कार्यबल का गठन किया गया उद्योग 4.0, इसमें वैश्विक अगुवा बनाने का काम किया जा रहा है भारत को, कि भारत इन सारी चीज़ों में, मतलब स्पेशली इन 3 चीज़ों में, ये आने वाला फ्यूचर है। AI, मशीन लर्निंग जो है, और आपकी जो है वर्चुअल रियलिटी, ये सारी की जो सारी चीज़ें हैं ये नेक्स्ट फ्यूचर है। तो पहले से प्रिपरेशन हो रही है कि अगर हम उद्योग 4.0 के माध्यम से अगर हम विश्व में इसमें सबसे आगे बढ़ सके, सबसे पहले आ सके, तो ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो यही काम है। इसमें इसी चीज़ पे फोकस किया जाएगा कि हम इंडिया को किस तरीके से बेहतर बना सके। अगर दूसरे क्षेत्र की बात करें तो निर्यात संवर्धन को और आयात में कमी। निर्यात संवर्धन का मतलब होता है कि हम ये इंश्योर करने वाले हैं कि भाई हम अब चीज़ें बाहर ज़्यादा भेजेंगे, अंदर कम ले आएंगे, तो इनफ्लो कम होगा, आउटफ्लो ज़्यादा होगा। हम प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। तो जिसमें हम करेंगे क्या, अगर निर्यात संवर्धन और आयात में कमी, अगर हम ये दूसरा क्षेत्र बनाएंगे तो इसमें होगा क्या, हमें विनिर्माण क्षेत्र पर खास करके ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। हमें भाई विनिर्माण बनाना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और उसकी गुणवत्ता के मानक जो है, उसकी डिज़ाइन जो है, उसको सबको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। हमको उसको और बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि विश्व इसे एक्सेप्ट करे, भारत प्रोड्यूस करे और विश्व में इसकी डिमांड हो। उसके लिए एक एक छोटी छोटी चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके। तो ये इनका दूसरा क्षेत्र रहा है। तीसरे क्षेत्र की बात करें तो हमारी जो मौजूदा क्लस्टर है, जो भी योजनाएं हैं, योजनाओं का जो भी हमारा क्लस्टर है, उसको किस तरीके से नियोजित करें। तीसरे पॉइंट पे, तीसरा जो फील्ड बनाया गया वो इसी पे कि इस पे खास करके सूक्ष्म जो स्तरीय हमारे उद्योग है, जो छोटे छोटे जो उद्योग है, उनका फलना फूलना बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा वाला सीन है, तभी तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ पाएगा। तो इन सब के साथ कैसे बेहतर तरीके से जो है काम किया जा सके, इनकी कैसे सहायता किया जा सके, तो ये जो है तीसरे क्षेत्र में इसको मापा गया है। इसमें एक तरीके का कार्यबल डाला गया है कि वो लोग ये सारे के सारे पैरामीटर जो है मॉनिटर करेंगे कि जो हमारे सूक्ष्म स्तर के लोग हैं, जो हमारी योजनाओं का क्लस्टर है, वो किस तरीके से बनाया गया है कि ताकि हम जो छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बेहतर बना सके, उनको और बेहतर बना सके, क्या क्या चैलेंजेज आ रहे हैं। तो वो तीसरे वाले क्षेत्र में इसको डाला गया है। फिर इसके बाद जो है चौथा जो कार्यबल काम करने वाला है वो प्रौद्योगिकी केंद्र को एकीकृत करने के तरीके पर ध्यान देगा। और पांचवा जो कार्यबल है वो जेड और लीन जैसी विभिन्न आधुनिकीकरण योजनाओं, डिजाइन, बौद्धिकी, संपदा अधिकारों और विपणन योजनाओं से संबंधित अन्य योजनाओं पर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बात आप समझिएगा कि क्या किया गया है। भारत को अग्रणी बनाने के लिए, विश्व में प्रोडक्शन हब बनाने के लिए 5 कार्यबल तैनात किए गए हैं। 5 अलग अलग वर्टिकल में कार्यबल तैनात किए गए हैं ताकि हम ओवरऑल अपनी इंडस्ट्री को और बेहतर बना सके। इसके बाद अगले न्यूज़ की तरफ चलेंगे। अगला न्यूज़ है हमारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेज यूनिफाइड पोर्टल यूराइज। ये मेरा मानना है कि बहुत सही काम है। यूराइज जैसे नाम है, तुम ऊपर बढ़ो। यूराइज सिंपल सा हिंदी में मतलब है तुम ऊपर पढ़ो। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूराइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। और यह जो है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी यह बदली हुई है, NEP 2020 के कार्यान्वयन के साथ इस तरह के एकीकृत, यार ये इन्होंने सबसे पहले काम कर दिया है। इस तरीके का अभी पोर्टल नहीं बना हुआ है, तो इन्होंने क्या है, यूराइज करके एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। और ये पहला राज्य बन गया है जो इस तरीके की कोई चीज़ है। इसमें क्या करने वाले, ये 20 लाख बच्चों को जो है ये पढ़ाने वाले हैं ऑनलाइन। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, बेसिक जो चीज़ है वो यही है। मतलब इसमें अगर यूराइज क्या है, अगर आप समझने की कोशिश करो तो गवर्नमेंट की एक पहल है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका एजुकेशन सिस्टम जो है, जैसे आपको पता है कि कोविड की वजह से सब कुछ डंप पड़ा हुआ है, तो ये क्या काम करने वाले, एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर रहे यूराइज नाम से। यहाँ पे 20 लाख बच्चे तकरीबन पढ़ पाएंगे। इसमें आपके रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, PDFs होंगे, बुक्स होंगे, एंड जितनी भी आपकी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है वो सारा का सारा मटेरियल इसके अंदर आने वाला है। तो यूराइज पोर्टल छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, वेबिनार हो गया, इंटर्नशिप हो गया, ई-लाइब्रेरी हो गया, रोजगार के लिए रिकॉर्ड किए गए वीडियो सामग्री से लेकर व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान कर कि उन्हें सशक्त बनाना। बेसिकली ये वही है जो काम हम यहाँ से करते हैं, आपको सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। बेसिकली वही काम गवर्नमेंट जो है अब यूराइज के नाम से खुद ये बेड़ा उठाना चाहती है और एक अच्छी पहल भी है। तो यूराइज पोर्टल राज्य में लगभग 20 लाख छात्राओं को शिक्षा देने का काम करेगा, उनको काउंसिल, उनको रोजगार देने का काम करेगा। तो बेसिकली ये जो चीज़ है यूराइज, बेसिकली एक क्या है, आपका एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, रोजगार पाएंगे, इंटर्नशिप लेंगे और हर चीज़ जो ऑफलाइन पहले करते थे अब वो डिजिटलाइज होके करेंगे। तो यूराइज इसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म है। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन से पहले उत्तर प्रदेश के कुछ डेटा। कैपिटल लखनऊ, CM योगी आदित्यनाथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद,
मौर्य गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं। डिस्ट्रिक्ट 75, लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, एडिशनल ऑफिशियल उर्दू है। बॉर्डर अभी फिगर में देखेंगे। स्टेट ट्री अशोका है, सराका अशोका बोलते हैं, इसका जो है साइंटिफिक नेम हो गया। स्टेट फ्लावर पैलाश है और स्टेट बर्ड अगर बारे तो साइरस क्रेन है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जो है ये उत्तर प्रदेश के जो है दुधवा नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है, आप याद रख सकते हैं। दुधवा नेशनल पार्क अक्सर करके एग्जाम में आता है। और बकीरा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंद्रप्रभा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और बहुत सारे नेम हैं और सबसे ज़्यादा जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो दुधवा पूछा जाता है। दुधवा के अलावा जो है यहाँ पे और कुछ खास नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको दे दूंगा PDF, आप रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ जो है उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं जो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना, टू एजुकेट चाइल्ड लेबर्स, और टॉप स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर्स अंडर द मनरेगा। मनरेगा के अंदर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए टॉप जो है क्या हुआ है, ये टॉप स्टेट बन गया है कंट्री में कि मनरेगा के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब किसने दिया है, उत्तर प्रदेश ने दिया है। यूनियन कैबिनेट डिक्लेयर्ड जो है कुशीनगर एयरपोर्ट एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब कुशीनगर को क्या बना दिया गया है, कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। ये आप याद रख सकते हो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट विल गिव काऊ, अब मैंने आपको बताया था ना कि जो कुपोषण के शिकार हैं, लास्ट लेक्चर में मुझे याद है कि मैंने आपको समझाया था कि 30 रुपये पर डे के हिसाब से जो कुपोषण वाले लोग हैं, जिनके घर पे पता है कि हाँ बच्चे महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं, तो योगी जी एक गाय देने वाले हैं और उस गाय को रखने के लिए 30 रुपये पर डे या 900 रुपये पर मंथ देने वाले हैं। तो ये डेट आपको याद रखना होगा, ये ऑलरेडी अपन लोग डिस्कस कर गए थे। और एक और चीज़ है, उत्तर प्रदेश में जो है गौतम बुद्ध नगर को देश का सबसे बड़ा फिल्म शहर स्थापित करने जा रही है। तो गौतम बुद्ध नगर बहुत फेमस है, आगे चल के ये जो है देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनेगा और ये एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। अगर इसके बॉर्डर की बात करें, हरियाणा से शेयर करता है, ये आपका उत्तराखंड से शेयर करता है, जरा सा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी है। इसके अलावा आपका राजस्थान का पार्ट भी आता है, मध्य प्रदेश का भी पार्ट आता है, छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा पार्ट आता है, झारखंड का भी थोड़ा पार्ट आता है और बिहार का भी थोड़ा पार्ट आता है। और इसके अलावा जो है नेपाल है यहाँ पे, और ये इनके बॉर्डर्स हैं। ये उत्तर प्रदेश आपका, तो फिगर आपको याद होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के विदेशों मंत्री की अनौपचारिक बैठक हुई है। तो सार्क जो है इसका जो है बैठक हुआ है। देखो, जब देशों की बैठक होती है, जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बार इस बैठक की अगुवाई किसने की है, तो नेपाली विदेश मंत्री ने इसकी जो है अगुवाई की है। नीचे कमेंट सेक्शन में नेपाली विदेश मंत्री का नाम आपको बताना, बहुत ईजी सा है, ये जो है होमवर्क का डे है। तो बैठक में भारत की तरफ से एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब बैठक में हुआ क्या होगा, अब सार्क है तो सारे देशों के बीच में सहयोग की बात हुई होगी। तो चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारी तरफ से जो है हमारे जो है मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है। तो बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पड़ोसी की प्रतिबद्धता, सभी पड़ोसी देशों में जुड़ाव, एकीकृत, सुरक्षित और समृद्ध दक्षिणी एशियाई के निर्माण की दिशा में काम करना। अब है क्या पड़ोसी की, पहले बात समझिएगा, पड़ोसी की पहली नीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता। तो इसमें सार्क में सब लोग बोलते क्या है कि सबका पड़ोसी होने के नाते सबका एक देश का दूसरे देश के साथ कुछ ना कुछ प्रतिबद्धता है कि एक देश दूसरे देश के साथ किस तरीके से सहयोग करेगी। तो उसी चीज़ को और उसका जो जुड़ाव कैसे बेहतर बनाया जा सके, उसका एकीकरण कैसे बेहतर बनाया जा सके, चीज़ें सुरक्षित कैसे रहे, समृद्ध कैसे रहे, इस पर अलग तरीके से सब लोग अपना पक्ष रखते हैं। तो हमारी तरफ से हमारे मिनिस्टर साहब ने भी जो है पक्ष रखा है। जो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही कि इस बार जो सार्क का है उसका अध्यक्षता किसने की है, तो नेपाली जो है विदेश मंत्री ने किया। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन है, इंडिया रैंक 89th इन वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट WRR में 89वां स्कोर आया है। 181 देश ने पूरा भाग लिया। जैसा कि नाम है वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, इसमें आपको एक बात ये समझना पड़ेगा कि देशों में कितना भूकंप आ रहा है, कितना तूफान है, कितना बाढ़ है, कितना सूखा है, समुद्री स्तर में कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी आपदाएं आ रही है, वैश्विक कितनी जोखिम है, इन सब का आकलन किया जाता है। आकलन करके रैंक डाली जाती है। उस रैंक के हिसाब से डाला जाता है कि कौन सा देश किस हिसाब से रिस्की है। तो भारत का जो रैंक रहा हुआ वो 89th रहा हुआ है। और एक बात ये समझना है कि ये रैंक निकाला किसने है, तो ये संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान UNUEHS ये संस्था है और सहयोग से विकसित किया गया है। इसकी गणना अंतर्राष्ट्रीय शांति कानून और सशस्त्र संघर्ष IFHU द्वारा जो है जारी किया गया है। तो ये जो है ये और ये दो संस्थाएं हैं, दो संस्थाएं मिलके जो है ये रैंक निकाली और आपके जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
वो एग्ज़ाम में सिर्फ रैंक पूछी जाएगी इंडिया की जो रैंक है 89th है। अगला जो न्यूज़ है, केरला विंस UNIATF अवार्ड। पहले तो UNIATF अवार्ड पहले समझ लीजिए इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ऑन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अवार्ड 2020। एक्चुअली है क्या, मैं आपको बताऊं कि एक होता है संक्रामक रोग, जैसे कोविड-19 चल रहा है, ये एक लोग से दूसरे से तीसरे से चौथे फैलता रहता है, ठीक है। हवा से फैल सकता है, पानी से फैल सकता है, मैन टू मैन फैल सकता है, कैसे संक्रामक होते हैं। और गैर संक्रामक मतलब होते हैं जो मतलब ऐसे नहीं फैलते, रैपिड नहीं फैलते हैं। तो उसके लिए एक लक्ष्य रखा गया है, हमेशा रखा जाता है, वर्ल्ड वाइड ये लक्ष्य रखा जाता है। तो लक्ष्य में रखा गया कि सतत डेवलपमेंट होना चाहिए, कंटिन्यूस डेवलपमेंट होना चाहिए, कि जो रोग है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। तो केरल ने जो है क्या काम किया है, इसमें बहुत उम्दा काम किया है। और गैर संक्रामक जितने भी रोगों की कैटेगरी होती है उसमें केरल राज्य ने अपने राज्य को जो है बहुत सही से सर्व किया है। और ये जो अवार्ड है जिसका नाम है UNIATF अवार्ड, ये वर्ल्ड वाइड दिया गया है। वर्ल्ड में केरल के अलावा 6 और जो है स्वास्थ्य जो है मंत्रालय हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों से हैं, इनको अवार्ड दिया गया, साथ में केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय को भी दिया गया है। तो इन्होंने गैर संक्रामक जो है रोग वाली कैटेगरी में सतत डेवलपमेंट में बहुत बेहतर तरीके से काम किया हुआ है। तो एक बार स्टेटमेंट भी थोड़ा रीड कर लेते हैं। तो केरल ने संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी टास्क फोर्स का गैर संक्रामक रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार 2020 जीता है। तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे गैर संक्रामक रोगों की बात कर रहे हैं, जिसके सतत डेवलपमेंट की बात हो रही है। मतलब उसमें इस तरीके का डेवलपमेंट हो जाए कि वो रोग धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाए। तो केरल राज्य ने बहुत उम्दा काम कर रखा है, ठीक है। तो 2020 का जो पुरस्कार रहा है, जो 6 मतलब एक तो केरल को मिला है, दूसरा 6 स्वास्थ्य और मंत्रालय हैं जो अलग अलग देशों से हैं, उनको भी अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड बेसिकली फोकस था जो है गैर संक्रामक रोग पे, मानसिक स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों से संबंधित अन्य SDG पे, और कि उसका रोकथाम कैसे किया जा रहा है, उसका नियंत्रण कैसे किया जा रहा है। तो केरल ने ये जो अवार्ड है वो जीत लिया हुआ है। और ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म है UNIATF और फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ऑन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अवार्ड 2020, ठीक है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें जो है न्यूज़ फटाफट को थोड़ा सा, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर को जो है मनाया जाता है। और थोड़ा सा अगर हम इन्वायरमेंटल हेल्थ डे की बात करें तो भाई ये हेल्थ डे मनाया जा रहा है, इन्वायरमेंट के हेल्थ डे की बात कर रहा है, तो इससे जो है विषय जरूर पूछा जाता है। तो विषय याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल हेल्थ ए की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल हेल्थ एक की, इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है, एक की है पब्लिक हेल्थ की, इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन में। तो 26 सितंबर को यह मनाया जाता है। यह दिन संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए, कि हम पर्यावरण को कैसे स्वस्थ बना रखें, पर्यावरण हमारा किस तरीके से सुरक्षित रहे, उस पर हमने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं, इस चीज़ पे जो है पूरे विश्व का जो है फोकस लेके जाना होता है। इसी वजह से ये इंडिविजुअल डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे 26 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें अगले फटाफट न्यूज़ की, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये मनाया जाता है आपका 26 सितंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिवस पे फोकस ये होता है कि जो हमारा समुदाय, जो हमारा देश है, ज़्यादातर लोग ऐसे हों जो परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल ना करें, और इस चीज़ पे फोकस होता है, मॉनिटर किया जाता है, चीज़ें देखी जाती है और लोगों को जागरूक किया जाता है, देशों को जागरूक किया जाता है कि निशस्त्रीकरण करें। परमाणु बम और इन सब चीज़ों से देश का बहुत नुकसान होता है, लोगों का बहुत नुकसान होता है, आम जनधन का बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे में जो है वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए सब लोग अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध करें, बताएं कि हाँ हम परमाणु बम पे काम नहीं कर रहे हैं, बेसिकली ना कभी इसका यूज होगा। इस चीज़ के लिए 26 सितंबर का दिन डिसाइड किया गया है कि सारा का सारा जो है देश इस डेट पे इस बात पे फोकस करे कि हमें परमाणु बम की तरफ नहीं जाना है, हमें शस्त्रीकरण की तरफ नहीं जाना है, हमें निशस्त्रीकरण की तरफ जाना है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये आपका मनाया जाता है 26 सितंबर को। फिर इसके बाद हम जैसे कि यहाँ पे आ गए हैं कि अपना जो है MCQ देखते हैं, और हमने पूरा न्यूज़ रीड कर लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको MCQ याद हो गया होगा।
आने वाली क्लास में वन लाइनर भी लेके आऊँगा। वन लाइनर के बाद चीज़ें और आसान हो जाती है, तो क्वेश्चन खत्म करते आपको सब याद हो जाता है। तो राज्य पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने 3 पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 में से एक जीता है। मैंने अभी आपको बताया कि केरला ने जीता है, और केरला ने ये अभियान चलाया था, और इसने इस पर इसकी मार्केटिंग और हिंदी में बोलते हैं विपणन, इस पर इतना स्पेशल काम किया था कि जो पैटा है, पैटा का नाम क्या था, पैसिफिक एशिया टूरिज्म एसोसिएशन, तो ये नाम याद रखिएगा। केरला ने ये अवार्ड जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा आराम से लेके चलूँगा ताकि आपको याद ही हो जाए। हाल ही में सरकार ने देश के सूक्ष्म लघु MSME के लिए जो है कितना जो है तैयार किया है, ठोस रणनीति तैयार करने के लिए कितने कार्यबलों का जो है गठन किया है, तो 5 कार्यबलों का गठन किया हुआ है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़रा मेंशन कीजिएगा उद्योग 4.0 के अलावा जो है नेक्स्ट 4 क्या क्या है। थोड़ा सा पार्टिसिपेट मेरे साथ कीजिएगा, ज़्यादा ही अच्छी बात है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है? ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं इसलिए हमारे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और उत्तर प्रदेश में ही आपकी क्लासेस चला रहा हूँ, पढ़ आप कहीं से भी रहे हो। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 24 सितंबर को बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की मेज़बानी किस देश के विदेश मंत्री ने की है? तो मैंने आपको बताया इस बार नेपाल ने की है। बेसिकली जो इंडिया है, इंडिया हर बार मेज़बानी के लिए जाता है, लेकिन इस बार उसने जो है ना सार्क से अपना हाथ थोड़ा सा पीछे खींच रखा था, इस वजह से नेपाली विदेश मंत्री ने इसे किया है। ऐसा नहीं कि गया नहीं, जयशंकर प्रसाद जी गए हैं, लेकिन गए हैं, पार्टिसिपेशन किए हैं, लेकिन इस बार मतलब मेज़बानी करने के मूड में नहीं थे। तो विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का क्या रैंक था? 89th रैंक था, और ये याद हो जाना चाहिए सभी लोगों को। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि रैंक 1 किसका है, ढूंढिए, सर्च कीजिए, बताइए, वरना इस क्वेश्चन का जवाब अगली क्लास में दूंगा। किस राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में प्रदर्शन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? वापस से जो नाम आता है आपका, केरला का नाम आता है। केरला ने ये जो है जीता है। इसने बहुत उम्दा और बहुत धांसू प्रयास किया है। और इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। और इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये भी जो है 26 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, किस मलयालम साहित्य के मशहूर कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अकितम अच्युतन नंबूतिरी, ये मैंने नाम बताया था, रटवाया था। तो ये आपका 3rd ऑप्शन है, ये याद होना चाहिए आपको। नाम थोड़ा सा अजीब है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। जिमेक्स भारत और जापान के बीच में एक जो है क्या है आपका मरीन जो है अभ्यास है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद अगला है खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेसिकली ये सुनील सेठी को नियुक्त किया गया है। 3rd ऑप्शन होगा आपका, करेक्ट होगा। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आ गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका जो है नियुक्त किया गया है डॉक्टर शशि त्यागी जी को, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा। और अगर कोई और सुझाव है, वन लाइनर मैं इंप्लीमेंट करके लेके आऊँगा पुराने फॉर्मेट में, पूरा का पूरा करंट अफेयर आपका लेके चलूँगा, उसमें आप लोगों को पूरी तरीके से याद हो जाता है। और जिस भी तरीके की डिटेल चाहिए हो, डिटेल नीचे मेंशन कीजिएगा। मैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं करंट अफेयर को आपके हिसाब से पूरी तरीके से परफेक्ट बना लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा के मेरा उत्साह बढ़ाइए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी करंट अफेयर हमारे साथ सुबह 5 बजे पढ़ के इसे बेहतर बना पाएँ। थैंक यू गाइस।